हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल एटम नर्सिंग क्लासेस पे। जैसा कि आप सबको पता है कि आरएमएल और पीजीआई की एग्ज़ाम्स निकट है, तो उसकी दृष्टि से अपन ने एक क्वेश्चन सीरीज शुरू करी है जिसमें अपन मेन क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो पिछली क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज अपन उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 days after the coronary angiography, the client report increased pain and discomfort at catheter site. What would the nurse do? 2 दिन एंजियोग्राफी के 2 दिन बाद the client report increased pain and discomfort at the catheter site. What should the nurse do? किसी पेशेंट की एंजियोग्राफी हुई है, उसके 2 दिन बाद जो कैथेटर इंसर्ट किया था उस साइड पे पेशेंट को पेन एंड डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो नर्स क्या करेगी उसको लेके? एक्सप्लेन द क्लाइंट दैट नॉर दिस इज नॉर्मल आफ्टर कोरोनरी एंजियोग्राफी। पेशेंट को अपन बताएंगे कि ये नॉर्मल होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी के बाद, या फिर इन्फेक्शन के साइन के लिए उसको मेजर करेंगे जगह को, या अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को एलिवेट करेंगे, या मसाज एट पेन साइट। तो दोस्तों अपने को मसाज तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। असेस द साइन ऑफ इन्फेक्शन, अपन इन्फेक्शन के साइन के लिए असेस करेंगे उसको, क्योंकि हो सकता है उसको जो पेन, टेंडरनेस, रेडनेस, वार्मथ, ये जो उसके साइन है उसके लिए मेजर करेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, असेस द साइन ऑफ इन्फेक्शन। चलिए इसी के साथ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इज नॉट कॉमन आफ्टर ए पर्सन इज रिटर्न फ्रॉम ए कोरोनरी एंजियोग्राफी प्रोसीजर। किसी पेशेंट को एंजियोग्राफी हुई है, एंजियोग्राफी होने के बाद पेशेंट वापस आया है, तो उसमें कौन सी फाइंडिंग कॉमन नहीं है? नोट दोस्तों, नोट एक वर्ड हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए आप, जो नोट आया है। तो इसमें क्या है, ब्लड प्रेशर ऑफ 135/85 mmHg, एकाइमोसिस का अपन को एकाइमोसिस को बोल सकते हैं, ब्रूजिंग भी बोल सकते हैं दोस्तों। पेशेंट को ब्रूजिंग हुई है, या फिर बीपी उसका 135/85 हो गया है। एपाइकल पल्स ऑफ 130 बीट्स पर मिनट, मतलब यहाँ पे टेकिकार्डिया हो रहा है पेशेंट को। पीडल पल्स पाल्पेबुलेट +1। तो इसमें अपन जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि उसको टेकिकार्डिया हो रहा है। टेकिकार्डिया हो रहा है पेशेंट को, तो ये अपने लिए ध्यान देने लायक बात क्यों है? क्योंकि हो सकता है पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही हो कहीं, या इंसर्शन कहते हैं साइड पे हो रही हो, या कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, जिसकी वजह से हार्ट कंपनसेशन के तौर पे उसका हार्ट बीट बढ़ गई हो, और जो ब्लड लॉस हुआ है उसको कंपनसेट कर रहा हो हार्ट, या जिसकी वजह से कार्डियक डिस्ट्रेस हो सकता है, या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये चीज़ कॉमन नहीं है। एपाइकल पल्स 130 बीट कॉमन नहीं है दोस्तों। बीपी ठीक है, बीपी नॉर्मल रेंज में है, और तो एपाइकल पल्स नॉर्मल नहीं है, उसकी टैकीकार्डिया हो रहा है, तो अपने लिए ये ध्यान देने योग्य बात है, और अपन डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे उसको लेके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। फुल फॉर्म ऑफ डैश डाइट। डैश डाइट दोस्तों, डैश डाइट होती है एक हाइपरटेंशन को लेके, जो पेशेंट हाइपरटेंशन वाले होते हैं उनमें अपन डैश डाइट फॉलो करते हैं। डाइटरी असिस्टेंस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश डाइट की फुल फॉर्म होती है। जो हाइपरटेंशन को लेके अपन एक डाइट फॉलो करते हैं पर्टिकुलर, उसको अपन डैश डाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हेल्प टू रिड्यूस बीपी थ्रू। सीसीबीज होती है, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनके ये बीपी को कैसे रिड्यूस करती है? सीसीबीज होती है, अलग अलग प्रकार की सीसीबीज होती है, वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल्स देयर ऑफ सीसीबी, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, लिसिनोप्रिल्स। वेसोडाइलेशन, वॉल्यूम डिप्लीशन, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर, नॉन ऑफ देवो। बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर वो होती है लोल, लाबेटालोल,
प्रोप्रानोलोल, ये होती है बीटा ब्लॉकर्स। तो जो सीसीबीज क्या होती है, सीसीबीज होती है वेसोडाइलेशन के थ्रू अपना वो करती है, वर्क करती है। सीसीबीज प्रिवेंट कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। जो सीसीबीज होती है वो कैल्शियम को एंटर होने से बचाती है वेसल्स में, जिसकी जो वेसल्स की मसल्स होती है उनमें कैल्शियम को एंटर होने से प्रिवेंट करती है। और इससे क्या होता है, रिलैक्सेशन एंड वाइडनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, जिससे क्या होता है कि रिलैक्सेशन हो जाती है वेसल्स और वाइडनिंग हो जाती है उनकी। तो इसको वेसो डायलेशन के थ्रू सीसीबीज अपना एक्शन शो करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन कैन अकर ड्यू टू अनट्रीटेड हाइपरटेंशन। किसी पेशेंट को लंबे समय तक हाइपरटेंशन है तो उसकी वजह से उसको फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। तो रीनल फेलियर, हाइड्रेटिफॉर्म मोल एंजाइना, हाइड्रेटिफॉर्म मोल को स्पेसिफिक नहीं है हाइपरटेंशन को लेके, अस्थमा, कार्डियक टेम्पोनेड एंजाइना, ये हो सकता है दोस्तों लेकिन उतना स्पेसिफिक नहीं है। एरोटिक डाइसेक्शन, रीनल फेलियर, स्ट्रोक, न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल इफ्यूजन, ये दोस्तों रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ गई, न्यूमोथोरेक्स एंड प्लूरल इफ्यूजन्स। तो इसमें अपन सही मानेंगे दोस्तों जो ये है एरोटिक डाइसेक्शन, रीनल फेलियर एंड स्ट्रोक। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो क्रोनिक हाइपरटेंशन होते हैं, अनट्रीटेड हाइपरटेंशन, वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, टारगेट ऑर्गन्स जैसे रीनल हो गया, जिससे स्ट्रोक्स वगैरह के चांसेस हो जाते हैं। तो अपन ये इसका सही आंसर है दोस्तों। इसके साथ ही आगे अगले क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग हैज़ द साइड इफेक्ट एज हाइपरटेंशन। ऐसी कौन सी ड्रग है जिसके लेने से हाइपरटेंशन उसके साइड इफेक्ट के रूप में आता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या कोकेन यूज या कोर्टिकोस्टेरॉइड या ऑल ऑफ द अबव। इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी ऐसी ड्रग होती है, कोकेन यूज भी होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड भी, इसमें ऑल ऑफ द अबव जाएगा आंसर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे करती है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेज की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंसेज। और कोकेन यूज से क्या होता है, कोकेन वेसोकॉन्स्ट्रिक्शंस को लीड करता है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती है दोस्तों, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, फ्लूइड रिटेंशन करता है, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है उसको इन दी एंड, ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। कफ इज ए साइड इफेक्ट, कफ इज ए साइड इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन की वजह से कफ होता है पेशेंट को। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर, एसिड इनहिबिटर, डायूरेटिक्स। ऐसी ही इनहिबिटर्स एक ऐसी ड्रग्स होती है जिसकी वजह से पेशेंट को कफ होता है। इसकी वजह से परसिस्टेंट ड्राई कफ देखने को मिलता है दोस्तों। तो एसी इनहिबिटर्स एक ऐसी ड्रग है जिसके कारण अपने को क्रोनिक कफ देखने को मिलता है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर्स अपने क्या क्या एक्शन करता है। तो एसी ही इनहिबिटर्स प्रमोट सोडियम रिटेंशन, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, रिड्यूस बीपी। तो एसी ही इनहिबिटर्स ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन, एसी ही इनहिबिटर्स क्या करते हैं दोस्तों, जो एंजियोटेंसिन नोजन होता है
जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बनता है रेनिन के थ्रू, रास सिस्टम होता है दोस्तों। रेनिन के थ्रू एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है, और फिर यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है वो इसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, तो ये क्या करता है, जो वेसल्स में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड ये क्या करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करवाता है, और सोडियम वाटर का रिटेंशन करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन सॉरी। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन था एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो अपने इन दी एंड पढ़ा एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अगर एसीई को अपन इनहिबिट कर देंगे तो वो करेगा अपना। एसीई इनहिबिटर हो गया, अगर एसीई इनहिबिट हो गया तो इन दी एंड बीपी जो है रिड्यूस बीपी हो जाएगा दोस्तों। रिड्यूस बीपी अपन ने पढ़ा कैसे हो जाएगा, एंजियोटेंसिन नोजन उसको रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करेगा एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम उसको एसी टू में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से जो एडीएस का सिक्रेशन हो जाएगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, इन सब से बीपी बढ़ेगा। तो अपन ने एसी ही इनहिबिट कर दिया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अपन ने रोक दिया, तो उसके ये सारे काम नहीं होंगे, ना उसके वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ना उसके साल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगा, ना उसके एडीएच का सिक्रेशन होगा। तो अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो वेस्टोडायलेशन हो जाएगा, और सोडियम वाटर रिटेंशन नहीं होगा तो उसका बीपी रिड्यूस बीपी, इन दी एंड उसका क्या होगा, रिड्यूस बीपी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाइपरटेंसिव पेशेंट हैज बीन एडमिटेड इन ए वार्ड फॉर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ही मेंशनड टू द अटेंडेंट नर्स अबाउट स्क्वीजिंग पेन इन द चेस्ट इवन एट रेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नेसेसरी फॉर दिस पेशेंट। ठीक है दोस्तों, एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है पहले से, उसको पहले से हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, एडमिट है वार्ड में ऑब्जर्वेशन के लिए, उसको सडन स्क्वीजिंग पेन हो रहा है, स्क्वीजिंग पेन इन द चेस्ट इवन एट रेस्ट, रेस्ट के टाइम भी उसको पेन हो रहा है। तो चेस्ट पेन, गिव आइबुप्रोफेन टेबलेट टू विजुअल पेन, नहीं, ऐसा कोई सिंपल उसका नॉर्मल पेन नहीं है, क्योंकि उसको रेस्ट पे भी चेस्ट पेन हो रहा है, ना उसने कोई एक्टिविटी की है, ना कोई स्ट्रेस का काम किया है, तो अपन आइबुप्रोफेन नहीं दे सकते उसको, इतना हल्का चेस्ट पेन नहीं है दोस्तों, तो ये नहीं होगा। एडवाइज द पेशेंट टू मूव आउट फॉर फ्रेश एयर, फ्रेश एयर से नहीं हो सकता उसको नॉर्मल स्टेबल एंजाइना का पेन हो रहा है या कुछ ऐसा तो कॉम्प्लिकेशन है, तो रेस्ट टू द पेशेंट एंड कॉल द अटेंडिंग डॉक्टर। अपन पेशेंट को आराम के लिए बोलेंगे, और जो डॉक्टर्स उनको अटेंड कर रहे हैं उनको अपन कॉल करेंगे कि आप पेशेंट देखिए, हो सकता है जो रेस्ट भी सजेस्ट, जो पेन हो रहा है उसको हो सकता है वो अनस्टेबल एंजाइना हो या इम्पेंडिंग मायोकार्ड इन्फेक्शन हो सकता है मायोकार्ड इन्फेक्शन उसको होने वाला हो, तो उसको इमीडिएट रेस्ट चाहिए और मेडिकल अटेंशन चाहिए। तो इसके लिए अपना रेस्ट टू द पेशेंट एंड कॉल द अटेंडिंग डॉक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन एंजाइना पेक्टोरिस पेन अक्कर ड्यू टू, एंजाइना पेक्टोरिस में पेन किस वजह से होता है दोस्तों, अक्यूमुलेशन ऑफ एचसीएल की वजह से जीईआरडी होता है।
लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज, या फिर मूवमेंट ऑफ थ्रोम्बस। इन सब की वजह से पेन होता है दोस्तों, लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस में चेस्ट पेन होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। हार्ट तक ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से उसमें इस्चीमिया हो गया है। लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से जो कार्डियक मसल्स होती है उनमें इस्चीमिया हो गया। उसको इस्चीमिया होने की वजह से हो सकता है इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही या रिच ब्लड नहीं मिल रहा, तो इसकी इस्चीमिया होके उसको जो चेस्ट पेन हो रहा है। तो इसका मेन कॉज क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अपन फिर से अपनी सीरीज का अगली क्लास लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।